Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. Telemanas Mental Health for All. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. The most prestigious moment for Indore and India. PIMR is now deemed to be university. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए जल्दी से डिकोड करते हैं। इस समय भारत की सीमा से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल शहर पर हमला किया है और जवाब में अफगानिस्तान ने भी इस्लामाबाद पर एयर स्ट्राइक की है। जो पाकिस्तान पिछले 50 वर्षों से तालिबान को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा था, पाल पोस कर बड़ा कर रहा था, वो अब तालिबान को भारत का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन बता रहा है। इसी को कहते हैं समय का चक्र। आज हम आपको पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बारे में भी बताएंगे, जिसकी वजह से वो पिछले 9 महीनों में पहले भारत और अब अफगानिस्तान के साथ ये युद्ध लड़ रहे हैं। इसके बाद हम आपको जीडीपी की मास्टर क्लास में लेकर चलेंगे। आज जीडीपी का बेस ईयर वर्ष 2011-2012 से बदलकर 2022 और 23 कर दिया गया है। आज आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया, और इस सवाल को डिकोड करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर सौरभ गर्ग, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में भारत सरकार के सचिव हैं और यही मंत्रालय जीडीपी के आंकड़े जारी भी करता है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारत के पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन यही युवा मानसिक रूप से सबसे ज्यादा संघर्ष भी कर रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के 18 से 34 वर्ष के युवा मानसिक स्वास्थ्य के मामले में 84 देशों में 60वें स्थान पर हैं। क्या भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड अब युवाओं की मानसिक महामारी में बदलता जा रहा है? आज हम इस सवाल को भी आपके लिए डिकोड करेंगे कि भारत के युवाओं को आखिर कौन सी चिंता है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको देश की सबसे बड़ी आर्थिक जगत की खबर के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे देश में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए अब बेस ईयर को बदल दिया गया है। पहले यह बेस ईयर वर्ष 2011 और 2012 था, अब इसे बदलकर 2022 और 23 कर दिया गया है। नए बेस ईयर के आधार पर आज जीडीपी के नए आंकड़े भी जारी किए गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था अब फिर से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2025 और 26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच जीडीपी की विकास दर 7.8% रही है। अगर पूरे साल के जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जो वित्त वर्ष 2025 और 26 है, यानी इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 2024 और 25 में यह 7.1% थी। बेस ईयर बदलने से इस वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट 0.2% ज्यादा रहने का अनुमान है, यानी इससे भी एक जंप आएगा। अब 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला, जीडीपी यानी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या है, और दूसरा, जीडीपी के लिए बेस ईयर क्या होता है और इसे क्यों बदला गया है। तो जीडीपी का मतलब है कि किसी भी देश में एक वर्ष में बनने वाले सारे सामान और सारी सेवाओं की कुल कीमत। हमारे देश में किसान अनाज उगाता है, फैक्ट्रियों में अलग अलग तरह के सामान बनते हैं, दुकानदार सामान बेचते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते हैं, होटलों में अलग अलग तरह की सेवाएं दी जाती हैं। इन सब सामानों और सेवाओं की कुल कीमत मिलाकर जो रकम बनती है वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गांव है जहां पर 10 लाख रुपए की खेती हुई, 5 लाख रुपए की दुकानदारी हुई, 2 लाख रुपए की अलग अलग सेवाएं दी गई, जैसे किसी
मरीज का इलाज हुआ या पढ़ाई पर खर्च किया गया। अब 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख रुपए को जोड़ दें तो उस गांव की कुल जीडीपी होगी 17 लाख रुपए। यही फॉर्मूला देश पर भी लागू होता है। जीडीपी से यह पता चलता है कि कोई भी देश कितना पैसा कमा रहा है, कि उस देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ बढ़ रही है, अच्छी तरफ जा रही है या अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि देश में काम धंधा बढ़ रहा है, उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। अब दूसरा सवाल, जीडीपी के लिए ये बेस ईयर क्या होता है और इसे क्यों बदला जाता है? बेस ईयर वो साल होता है जिसे आधार मानकर आने वाले वर्षों में जीडीपी की तुलना की जाती है। समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बदलती रहती है, लोगों के खर्च करने के तरीके बदल जाते हैं, उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं। इस समय हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स आ गया है, डिजिटल सर्विसेज आ गई हैं, गिग इकोनॉमी आ गई है, जबकि आज से 15 साल पहले तक ये सब कुछ नहीं था। लेकिन पुराना बेस ईयर अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर अब नहीं दिखाता और इसीलिए समय समय पर सरकार जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदलती रहती है। एक और उदाहरण से समझिए, 15 साल पहले आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपके खाने पीने, राशन, बच्चों की पढ़ाई और कपड़ों पर खर्च होता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट, ओटीटी, कार लोन और ऑनलाइन सेवाओं पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप बार बार बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे में अब आपको अपने खर्च की लिस्ट अगर बनानी हो तो ये लिस्ट 15 साल पुरानी जैसी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अब हम वर्ष 2011 और 12 के आधार पर आज की अर्थव्यवस्था की जानकारियां नहीं जुटा सकते। अब तक कुल मिलाकर 8 बार जीडीपी का बेस ईयर बदला गया है, यानी ये पहली बार नहीं हो रहा, 8 बार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में भी बेस ईयर को बदला गया था। तो ये अब तक की जानकारी है। अब हम आपको अर्थव्यवस्था की मास्टर क्लास में लेकर चलते हैं, जीडीपी की मास्टर क्लास में ले चलते हैं और इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर सौरभ गर्ग, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में। डॉक्टर सौरभ गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बहुत सरल भाषा में ये समझाना चाहते हैं कि जीडीपी कैलकुलेशन में, उसके फॉर्मूले में आज जो ये बदलाव आपने किया है, इससे अब क्या बदल जाएगा और ये बदलाव क्यों किया गया है? जैसे आपने बहुत अच्छी तरह विश्लेषण दिया कि ये एक दशक से ज़्यादा पुराना बेस था और अर्थव्यवस्था की स्थिति, पैटर्न चेंज होता है और इसके अलावा हमारे पास नए नए डेटा का स्रोत तैयार होता है। और पिछले 10 सालों में डिजिटल इंडिया के कारण हमारे पास डिजिटल बेसिस के बहुत सारे स्रोत तैयार हुए हैं। एक सबसे बड़ा है जो एक फाइनेंशियल चेंज हुआ था, जीएसटी का डेटा 2017 से हमारे पास है। उससे अर्थव्यवस्था की एक प्रकार से रियल टाइम स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विभिन्न डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ई वाहन है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे सरकार के जितने भी खर्च हुए हैं उसके बाद जानकारी मिलती है कि किस पंचायत में क्या खर्चा हुआ है। तो डेटा के स्रोत नए उभर के आते हैं और अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी की तरफ से प्रणाली में भी बदलाव आते हैं। तो ये प्रणाली के बदलाव को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार रखने के लिए भी हमें ये प्रकार के बदलाव करने पड़ते हैं। जी हाँ जी सौरभ जी, अब जो बदलाव आपने किए हैं, इन बदलावों का हमारे देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर क्या असर पड़ेगा? एक तो सबसे पहले यह है कि जो अर्थव्यवस्था की चित्र तैयार होती है इस जीडीपी के नंबर से, वो एक वास्तविक रूप में और मैं बोलूँगा रोबस्ट, सटीक होगी, क्योंकि आजकल के जिस प्रकार से व्यय लोग बाग कर रहे हैं, घरों तरफ में खर्चा हो रहा है, उसकी एक ठीक प्रकार से चित्र मिलेगी। और अगर ये चित्र ठीक मिलेगी तो जो भी निर्णय या नियम हम इस डेटा के अनुसार करेंगे वो और सटीक और लोगों के जो उनके फेल्ट नीड्स हैं, फेल्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पर बनेंगे। इसके अलावा
जीडीपी एक ये जो अर्थव्यवस्था की चित्र हमें जीडीपी से मिलती है, ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है जिस बेसिस पे विश्व में डिफरेंट देशों की तुलना की जाती है। ये देखा जाता है कि कितना साइज है जीडीपी का, क्या ग्रोथ रेट है जीडीपी का, उससे एक प्रकार से विश्व में उस देश की नैरेटिव, उस देश का स्टैंडिंग बनती है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब लोग जो भी डेटा हम तैयार करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई इशू ना रेज करें, और इसलिए इसमें रेगुलरली बदलाव की जरूरी पड़ती है। जी, अब मैं अपने आम दर्शक की भाषा में और उनके मन में जो सवाल चल रहा होगा, देखिए आम जनता ये सोचती है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी के जो आंकड़े हैं, ये तो अर्थशास्त्रियों का काम है, इकोनॉमिस्ट का काम है, इससे हमारा क्या लेना देना। आप क्या हमारे दर्शकों को ये बता पाएंगे कि अब जब आपने ये फॉर्मूला बदला है, ये नए बदलाव किए हैं, इससे एक आम नागरिक के जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अर्थव्यवस्था की चित्र के लिए 2 या 3 मुख्य होते हैं इंडिसेस। एक तो जीडीपी है, दूसरा है इन्फ्लेशन। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इन्फ्लेशन के नंबर्स भी निकाले थे। इन्फ्लेशन और जीडीपी को मिला के ही बेसिस बहुत निर्णय होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट निर्धारित करता है, मॉनेटरी पॉलिसी निर्धारित करता है। और इस इंटरेस्ट रेट से निर्भर करते हैं कि आपके बैंक में डिपॉजिट का रेट क्या मिलेगा, आपको अगर ऋण लेने की जरूरत है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसी इंटरेस्ट रेट से डिटरमिन होता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी। इसके अलावा जीडीपी के जो विभिन्न सेक्टर्स का दर है, वृद्धि हो रही है, ग्रोथ रेट्स हैं, उससे जो निवेश बाहर से होता है या डोमेस्टिक देश के भीतर होता है, वो भी निर्भर करता है कि किस क्षेत्र में क्या ग्रोथ रेट हो रही है, उससे निवेश क्या होगा, क्या बिजनेसेस डेवलप होंगे, क्या रोजगार की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। तो जो भी निर्णय महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए और लोगों के निजी फाइनेंशियल मैटर्स पे, इन अर्थव्यवस्था की चित्र, अर्थव्यवस्था के जो इंडस्ट्रीज हैं, इनका बहुत महत्व है। जी, तो इस बार आपने अब कौन कौन सी एक्टिविटीज को और कौन कौन से डेटा को इसमें और शामिल किया है? एक तो जैसे मैंने बोला जीएसटी का डेटा शामिल किया है, वो है। इसके अलावा जो हमारे अनौपचारिक क्षेत्र है, इनफॉर्मल सेक्टर जो हमें कहते हो, या घरेलू सेक्टर, उसका डेटा के लिए हमारे पास अभी अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं था, कोई सर्वे नहीं था। पिछले 3-4 सालों से रोजगारी का स्थिति के बारे में हमारे पास एक बहुत बारीकी से हम सर्वेक्षण करते हैं, जिससे हमें ग्रैन्युलर डेटा मिलता है। और इसके अलावा एक एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस हमने 3 साल से चालू किया है, जिससे भी हमें एक स्थिति पे नजर मिलती है कि क्या क्या एक्टिविटीज की ग्रोथ हो रही है। और जहाँ तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्र, रोजगार में बहुत महत्व रखता है। बिजनेस हमारे नियरली 8 करोड़ एंटरप्राइजेज हैं हमारे देश में, घरेलू सेक्टर में, जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं। तो इस क्षेत्र का जो हमें डेटा मिलता था, अब हमें सटीक भाव से डेटा मिलना शुरू हुआ है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारी जीडीपी की जो चित्र है वो और मजबूत और सटीक हो पाई है। जी, इस बार आपने कृषि क्षेत्र के योगदान को भी तय करने का जो तरीका है उसको भी आपने बदला है, वो क्या होगा अब? एक तो कृषि क्षेत्र में हमारे पास जो जिस प्रकार के स्रोत थे डेटा के, वो बहुत भड़के हो गए हैं, और मैं इसका इम्पैक्ट एक दो बस बोलना चाहूँगा कि हमें देखने को मिला है कि कृषि क्षेत्र में बिजली का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है उससे, और उसका इम्प्लीकेशन 2 प्रकार से हुआ है। एक तो डीजल का कंजम्पशन कम हुआ है, और दूसरा बिजली जो सोलर बिजली है, सोलर एनर्जी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। इसलिए फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट्स रिड्यूस हुआ है, और फार्मर्स का जो आय है, इनकम है, उसमें इम्प्रूवमेंट हमने देखा गया है। और दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स कि चासी को, फार्मर्स को
कृषि क्षेत्र में क्या इनकम मिल रही है। जी दूसरा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर, फल है, सब्जी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काफ़ी ग्रोथ बढ़ा है। तो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर का इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट ओवरऑल क्षेत्र में यदि 100% में पहले 20 भाग कृषि क्षेत्र था, अब वो 22 भाग हो गया है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में भी विभिन्न प्रकार से हमें डेटा स्रोत का बढ़ोतरी हुई है, जिससे इस क्षेत्र को भी हम ठीक भाव से मेजर कर पा रहे हैं। जी, आप तो लगातार ये स्टडी कर रहे होंगे कि जैसे हमने पहले बेस ईयर लिया था 2011 और 12 और अब हमने 2022 और 23 लिया है। इस समय अवधि में आपने देश में सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस किया? जो सबसे बड़ा अंतर हमने देखा गया वो हमारा एक हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करते हैं, जो हमने 22-23 में भी किया और 23-24 में भी किया। तो उसमें अगर देखा जाए, जो लोएस्ट 10% जिनकी आय है, लोएस्ट 10% है, उसमें मोर देन डबल हुआ है उनका कंजम्पशन, जो प्रकार से उनका खर्च करते हैं, क्या खरीदारी होती है। एक तो ये है। दूसरा है कि फूड पर जो एक्सपेंडिचर था, और इसमें मेजर है जो राइस और व्हीट, चावल और गेहूं पे जो एक्सपेंडिचर था, सीरियल्स पे जो एक्सपेंडिचर था, वो आधा हुआ है। एक तो फूड का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, और उसमें भी मोर इम्पॉर्टेंट सीरियल्स का एक्सपेंडिचर कम हुआ है, और ज़्यादा खर्च हुआ है। सब्जियों में खर्च ज़्यादा दिख रहा है, फलों में खर्च ज़्यादा दिख रहा है, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा दिख रहा है, और अन्य जो हाई वैल्यू प्रोटीन पे है उस पे ज़्यादा खर्च दिख रहा है। इसका ये डायरेक्ट जानने को मिलता है कि लोगों का जो इनकम ग्रोथ हुआ है वो सिग्निफिकेंट है सभी लेवल्स पे, एंड वेरी हाई लेवल पर जो इम्पैक्ट हुआ है वो लोएस्ट लेवल पे हुआ है। और इसी कारण है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो अब हमारी हार्डली 2-3% पे रिड्यूस होके आ चुकी है। जी, तो देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पिछले 10-12 साल में जो हमारे देश की जो गरीब जनता है या मध्यम वर्ग या जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लाइफस्टाइल में इतना बड़ा अंतर आया है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था का आउटलुक आप कैसे देखते हैं, और क्या जीडीपी को कैलकुलेशन के लिए भी क्या आप अब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे आगे क्या बदलाव आएंगे, एंड व्हाट इज द आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर देखें पिछले 3 साल की जो हमारी वृद्धि हुई है अर्थव्यवस्था में, तीनों साल 7% से ज्यादा है। 23-24 में 7.2, 24-25 में 7.1, और इस साल जो एक्सपेक्टेड है 7.6। 7% से ज्यादा वृद्धि आज की समय में विश्व में किसी भी देश की इस लेवल की कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं रही है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और जो हमें दिख रहा है जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, निश्चय आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की ग्रोथ हम आशा करते हैं। तो इसके अलावा जी 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 इसके अलावा जो आपने एआई की बात की, एआई का एक तो हम इस्तेमाल सरकार के अंदर भी विभिन्न प्रकार से करते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय में भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो हमारे गांव में एन्यूमरेटर जाते हैं वो टैबलेट के साथ जाते हैं। अब पेन पेपर पे कोई हम सर्वे नहीं करते, और उसमें एक एआई क्वेरी का सिस्टम बिल्ट इन है कि कोई भी प्रश्न हो तो वो एआई के जरिया से इमीडिएट रिप्लाई उन्हें मिल पाता है। इस प्रकार मैं पूरी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के यूजेस हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस हमें अपने क्षेत्र में भी दिख रहे हैं एआई के कारण, निश्चय और क्षेत्रों में भी उसी प्रकार निश्चय मिलेंगे। जी, अब एक सवाल मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूं, आपके मंत्रालय के बारे में पूछना चाहता हूं कि यू आर द कस्टोडियन ऑफ ऑल द नंबर्स एंड द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस कंट्री। और नंबर्स आप देखिए कि इतने बड़ी संख्या में नंबर्स हैं
कि उनका जो बोझ है उसके नीचे कोई भी मंत्रालय, कोई भी व्यक्ति दब सकता है। हाउ डू यू मैनेज दिस? और ये एक नई जो चीज़ है कि आपके पास एक स्टैटिस्टिक्स की जो ओनरशिप है, ये कितना चैलेंजिंग है? तो मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है हमारी मंत्रालय में। हमारे फील्ड में नियरली 10,000 लोग प्रतिदिन किसी ना किसी घर या किसी अनुष्ठान पे जाके सर्वेक्षण करते हैं। और मैं कहूँगा कि जो नींव है हमारी, जो फाउंडेशन है हमारे लोगों का, हमें जो कोऑपरेशन मिलता है, जब भी कोई किसी के घर जाता है वो बात करता है, उनसे इंफॉर्मेशन देता है, और हमारी सक्सेस वही है जो लोगों का हमें कोऑपरेशन मिलेगा, क्योंकि जो उसी डेटा के बेसिस पे हम अर्थव्यवस्था की चित्र बना सकते हैं। तो मैं बस धन्यवाद देना को चाहूँगा कि हमारे देश के वासी जो हमारे एन्यूमरेटर्स की बात सुन के उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और उन्हीं उत्तरों के कारण हम इन्फ्लेशन नंबर्स बना पाते हैं, अर्थव्यवस्था का चित्र बना पाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के नियम और निर्णय हमारी सरकार या और कोई भी ले पाता है। जी डॉक्टर गर्ग, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, एंड दे आर दी अनसंग हीरोज़, जिनके बारे में कभी लोगों को पता नहीं चलता। हम बार बार देखिए जीडीपी की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा विभाग है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है, और उसकी वजह से हमें देश की एक तस्वीर देखने को मिलती है। तो पहली बार आप शायद टीवी पर आकर दर्शकों को बता रहे हैं कि ये मंत्रालय कैसे काम करता है, और मुझे लगता है कि दर्शकों के में भी एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी आपके मंत्रालय के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। तो ये देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक मास्टर क्लास थी। आप में से जो लोग अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं, जो अपने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके फॉर्मूले के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन इसका कैसे होता है, कैसे हम अपने देश की, देखिए आंकड़े बहुत ज़रूरी होते हैं। जब हम अपने देश की नीतियाँ बनाते हैं, जब अलग अलग वर्गों के बारे में हम सोचते हैं, तो उन लोगों की जीवन शैली क्या है, वो किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च करते हैं, उनके जीवन में उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका जीवन किस प्रकार से बदल चुका है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा सरकार को, तब तक वो लोगों के बारे में नई नीतियाँ, नई पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगी। इसलिए ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपका देश किस तरफ बढ़ रहा है, उसका डायरेक्शन बताते हैं, और किस गति से बढ़ रहा है उसकी स्पीड भी आपको बताते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था के बाद आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आपके लिए यह है कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में दुनिया के 2 मुस्लिम देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक युद्ध शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पिछले 9 महीने में अपना दूसरा युद्ध शुरू किया है। इससे पहले आपको याद होगा, मई 2025 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, एक 4 दिन का, जिसमें उसकी बड़ी करारी हार हुई थी। लेकिन असीम मुनीर सुधरे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने बीती रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कांधार और पख्तिया प्रांत में मिसाइल से दूसरी बार हवाई हमला किया है। इससे पहले पाकिस्तान ने 22 फरवरी को काबुल पर पहला हवाई हमला किया था, और अफगानिस्तान ने जवाब में आज ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नज़दीक पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस पर हवाई हमले किए। साथ ही पेशावर, एबटाबाद और नौशेरा में भी पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। यानी अफगानिस्तान ने सीधे इस्लामाबाद पर हमला किया है, जो पाकिस्तान की राजधानी है, और यहाँ पर हमला करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के इस ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया और उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया को पहले से ही यह डर है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी समय एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये नया युद्ध शुरू हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युद्ध भारत की सीमा से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर, यानी हमारे बहुत नजदीक हो रहा है, और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता।
دو بجې شپې دي او یو فایټر جیټ د پاکستان د دالمان شاه صاحب. अब आपको जरा मानचित्र पर दिखाते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर कई जगहों पर कहां पर यह लड़ाई चल रही है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के बड़े बड़े दावे किए हैं. अफगानिस्तान के मुताबिक उसने 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और कई बॉर्डर पोस्ट पर उसने कब्जा कर लिया है. उधर पाकिस्तान का दावा है कि उसके हमले में तालिबान के 274 सैनिक और अधिकारी मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हो गए हैं. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. आप जानते हैं जब युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो वो सब अपने बड़े बड़े दावे करते हैं जिसकी पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है उस समय. यानी असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है. आज पाकिस्तान ने खुद ये कबूल किया है कि अफगानिस्तान ने सीमा पर 53 स्थानों पर हमला किया, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया है और तालिबान भारत के लिए पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है. अब देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि भारत और अफगानिस्तान इस समय मिले हुए हैं. समय का चक्र देखिए, एक जमाना था जब पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था. दिसंबर 1999 में कांधार हाईजैक, आपको याद होगा, कांधार हाईजैक में इस इंडियन एयरलाइंस के इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को भारत से रिहा करवाया और तब इन आतंकवादियों का पाकिस्तान लौटने पर भव्य स्वागत हुआ था. और इस हाईजैक में सबसे ज्यादा समर्थन मिला था अफगानिस्तान से पाकिस्तान को. तालिबान उस समय पाकिस्तान की टीम में खेल रहा था. पाकिस्तान पिछले लगभग 40 वर्षों से आतंकवादियों के जरिए भारत से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है और अब उल्टे भारत पर ही वो आरोप लगा रहा है कि भारत अब पाकिस्तान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान का प्रयोग कर रहा है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह भी लिखा है कि अब अफगानिस्तान के साथ एक खुला युद्ध शुरू हो चुका है और फिर वो आगे लिखते हैं कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा. किसी कॉमेडी शो जैसा ये लग रहा है. यानी हमला करके अफगानिस्तान के निर्दोष लोगों की हत्या करना पाकिस्तान के लिए एक मनोरंजन जैसा है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अब अफगानिस्तान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का पाकिस्तानी सेना बड़ा जवाब देगी. तालिबान ने भी जवाब दिया है कि अगर पाकिस्तान इस युद्ध को जारी रखता है तो अफगानिस्तान भी करारा जवाब देगा और अफगानिस्तान के हाथ पाकिस्तान की गर्दन तक पहुंच गए हैं. نن صاحب د اسلامي امارت هوایي ځواکونو په اسلام آباد وستې د معنا دا چې مامک یادونه وکړه زموږ لاس دوی ګریوان تر رسیدل. اول دا چې دوی به د هر خپل شوم عمل جواب په اسلام آباد کې وي. आज कतर और तुर्की ने भी मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर के लिए बातचीत करवाई है और पिछले वर्ष अक्टूबर में भी कतर ने ही दोनों देशों के बीच समझौता करवाया था. अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान की सेना कहां ठहरती है. तालिबान के पास लगभग 1,72,000 सैनिक हैं, लेकिन उसके पास कोई संगठित और ट्रेंड सेना नहीं है और इनमें ज्यादातर अलग अलग कबीलों के लड़ाके हैं. जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख ट्रेंड सैनिक हैं. तालिबान के पास 6 एयरक्राफ्ट हैं और 23 हेलीकॉप्टर्स हैं और ये भी वो हैं जो अमेरिका की सेना यहां से जाते समय छोड़ गई थी. लेकिन अफगानिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट्स के लिए ना तो स्पेयर पार्ट्स हैं, ना ही इनकी कोई मेंटेनेंस हो रही है. इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लड़ाई के कितने काबिल हैं. जबकि पाकिस्तान के पास 400 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं. उनके पास अपनी पूरी एयरफोर्स है, जिनमें अमेरिका में बने F-16 और चीन के लेटेस्ट JF-17 फाइटर जेट शामिल हैं. इस समय पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तालिबान छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कम खर्च में पाकिस्तान की सीमा के अंदर बड़े हमले किए जा सकते हैं. तालिबान के सैनिकों के पास ज़्यादातर वो मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो अमेरिका के सैनिक कुछ समय पहले यहाँ छोड़कर चले गए थे. जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 2,600 टैंक्स और 6,000 बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं. हालांकि तालिबान के सैनिकों को अमेरिकी सेना
और सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लंबा गुरिल्ला युद्ध लड़ने का एक बहुत लंबा अनुभव है। और उसे पहाड़ी, जो पाकिस्तानी सीमा पर जो पहाड़ी है और दुर्गम इलाके हैं, उनका फ़ायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लड़ाके इस इलाके से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। ख़ास बात यह है कि अमेरिका और रशिया की सेना भी इतने वर्षों तक अफ़गानिस्तान में लड़ाई के बावजूद अफ़गानिस्तान के इन लड़ाकों को, तालिबान के लड़ाकों को पूरी तरीके से हरा नहीं पाए थे। जबकि रशिया और अमेरिका की सेनाएं तो इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, उनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, फिर भी तालिबान को पूरी तरह हरा नहीं पाए और आखिरकार रशिया को भी एक दिन वापस लौटना पड़ा और अमेरिका की सेना को भी बिना जीत हासिल किए यहाँ से लौटना पड़ा। आज आपको तालिबान के सैनिकों की एक परेड दिखाते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि उनकी सेना कैसी है और कितनी ताकतवर है। ज़रा देखिए। लादी लिबासी पतंद जलूर जमाक़ेदती रेडो पहाल की थी। तो जब आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहने को तो अफ़गानिस्तान की ये सेना पाकिस्तान के सामने कहीं नहीं ठहरती। अगर हथियारों की बात करें, अगर रिसोर्सेज की बात करें, पैसे की बात करें, बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, अफ़गानिस्तान के पास तो अपनी खुद की कोई संगठित एयरफोर्स तक नहीं है और पाकिस्तान के पास तो 400 फाइटर जेट्स वाली एयरफोर्स है। अफ़गानिस्तान के पास कोई संगठित ट्रेंड सेना भी नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान के इन लड़ाकों के पास एक चीज़ है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, और वो है पैशन, वो है बहादुरी, वो है जज्बा। और अफ़गानिस्तान के लड़ाके इतने जज्बात के साथ लड़ते हैं, इस जज्बे के साथ लड़ते हैं कि अमेरिका और रशिया की सेना भी इन्हें हरा नहीं पाई। इसलिए पाकिस्तान के पास हथियार बहुत होंगे, शायद पैसा भी इनसे ज़्यादा होगा, फाइटर जेट्स भी इनसे ज़्यादा होंगे, टैंक भी इनसे ज़्यादा होंगे, लेकिन बहादुरी इनके जैसी नहीं है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, अफ़गानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। हिंदी में इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान वो जगह है जहां बड़े बड़े साम्राज्य दफन हो चुके हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटिश साम्राज्य ने भी अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने की कई कोशिशें की, लेकिन इन सभी को वहां से पराजित होकर ही वापस लौटना पड़ा। इनमें से कोई भी अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भारत के खिलाफ अपना हथियार बनाने की तैयारी वर्ष 1971 में ही शुरू कर दी थी। तब पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक नया देश बन गया था जिसका नाम है बांग्लादेश। पाकिस्तान को यह बहुत बड़ा जख्म भारत ने दिया था और पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था। उसका एक हिस्सा कट कर अब बांग्लादेश बन गया। और उस समय पाकिस्तान के तानाशाह जनरल ज़ियाउल हक ने एक थ्योरी पर काम किया जो कहती है ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मतलब भारत के खिलाफ सीधा युद्ध लड़ने के बदले प्रॉक्सी वॉर के जरिए हजारों छोटे छोटे हमले करके उसे कमजोर किया जाए। भारत पर हजारों छोटे छोटे भारत को कट्स मारे जाएं, छोटे छोटे घाव दिए जाएं। वर्ष 1980 के दशक से ही पाकिस्तान ने पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन दिया और इस काम के लिए उसने अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पहली बार 1996 और दूसरी बार अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि 50 साल तक जिस तालिबान को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, उसे ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, पैसा दिया, वही तालिबान एक दिन उसका दुश्मन बन जाएगा। इस समय पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं कि मुस्लिम देश होने के बावजूद अफगानिस्तान पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रहा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट है क्योंकि नाइबर हमसाया मुल्क है और दूसरा मुसलमान मुल्क है, तो ये हमारे भी मफाद में नहीं, उनके मफाद में नहीं है। देखें, जो दहशतगर्दी है तो किसी सूरत भी नहीं, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये है कि इसका कोई हल जो है ना वो सफारती ज़रिए से निकलना चाहिए। अफ़गानिस्तान हमारा मुसलमान मुल्क है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे उससे जंग हमारी हो, लेकिन अफ़गानिस्तान को भी इस बात का सोचना चाहिए कि
अपनी वो बाउंड्रीज क्रॉस ना करे। हमने बार बार उनको ये एक ही दफ़ा मैसेज दिया था भाई आप हमारे साथ नहीं करें, हमारे मुल्क के लिए नहीं करें, और रात को जैसे पाकिस्तान ने जवाब दिया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा जवाब दिया इसको। अफ़गान ब्रदर को अपने पास पाकिस्तान में रखा, उनकी सारा कुछ उनको खुराक हर चीज़ मुहैया की, इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान पर हमले होते हैं। और ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने अंदर के मामलात को सुलझाए और पाकिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। तो देखिए, किसी भी देश में जब वहां की सेना और सेना का प्रमुख, वहां का जनरल बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है तो वो चाहता है कि हमेशा उसके देश में कोई ना कोई युद्ध चलता रहे, क्योंकि युद्ध काल में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है और सारी ताकत सेना के हाथों में आ जाती है। और ये बात पाकिस्तान और उसके सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर बिल्कुल फिट बैठती है। असीम मुनीर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना हर समय कोई ना कोई युद्ध लड़ती रहे, तो इसलिए पहले उन्होंने भारत के साथ युद्ध छेड़ा जिसमें वो 4 दिन में ही हार गए। अब उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ये युद्ध छेड़ा है ताकि पूरे देश पर पाकिस्तान की सेना का एक जो कंट्रोल है वो बना रहे और जो सिविलियन सरकार है वहां वो पीछे चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहे। तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों का एक जॉइंट कमांड बनाकर भारत और पाकिस्तान को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कराया और खुद को ज्यादा ताकतवर बना लिया और अब वो दोबारा एक नया युद्ध शुरू करके अपनी इसी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया की नज़र वैसे तो अमेरिका और ईरान पर लगी हुई थी, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये युद्ध छिड़ गया है और ये बहुत गंभीर मामला है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सीधे काबुल पर हमला कर रहा है और अफगानिस्तान इस्लामाबाद पर हमला कर रहा है, और ये जो पूरी लड़ाई हो रही है ये भारत की सीमा से सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसका असर हम पर भी ज़रूर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि इस युद्ध की असली वजह क्या है। वो है इन दोनों देशों के बीच की सीमा, जिसे कहते हैं डुरांड लाइन। 133 वर्ष पहले यानी 1893 में अंग्रेज़ों ने इस विवादित सीमा रेखा को बनाया था। अफगानिस्तान के हेलमंद से लेकर काराकोरम तक ये सीमा लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है, और जब ये सीमा रेखा बनाई गई तब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, संयुक्त भारत था। 12 नवंबर 1893 को ब्रिटेन के विदेश सचिव मॉर्टिमर डुरांड और अफगानिस्तान के शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ और इस अंग्रेज अफसर के नाम पर ही इस सीमा का नाम डुरांड लाइन रखा गया। फिर वर्ष 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया, तब उसने इस डुरांड लाइन को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की मान्यता दे दी, लेकिन अफगानिस्तान इस सीमा को नहीं मानता और ये सीमा इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सारी बातों को हंसकर टाल देने वाले लोग पहले उन बातों को रोकर समझ चुके होते हैं। नमस्कार।